Hello student, this is third part of your second chapter in geography. The name of chapter is resources, land, soil and water. Today we are going to start from the topic factors affecting land use pattern. Okay, okay, let's get started. Now the topic is factors affecting land use pattern. इस टॉपिक में हमको पढ़ने हैं क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉइल, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. These all affect land use pattern. So we will try to know about them one by one. One of them is climate, topography. Now we are going to start from types of soil. An adequate and well-planned land use pattern can be seen in the areas having fertile soil. Areas like cold and hot deserts have infertile soil, therefore these are free from proper land use. एक पर्याप्त तथा सुनियोजित जमीन का उपयोग हम लोग उन एरियाओं में देख सकते हैं जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, जबकि वैसे क्षेत्र जैसे कि ठंडे वाले प्रदेश, जैसे कि गर्म मरुस्थल वाले जगह जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, इनफर्टाइल सॉइल है, वहाँ पर ज़मीन का अच्छे तरह से उपयोग नहीं होता है. राइट. नेक्स्ट, अवेबिलिटी ऑफ वाटर. फॉर अ वेल डेवलप्ड एंड प्लान्ड लैंड यूज पैटर्न द वाटर अवेबिलिटी इज एसेंशियल. All types of forest, crops, pastures, etc. need plenty of water to survive. As water is a basic need of all the living beings, thus its availability is essential both for the settlements and land use pattern. एक अच्छे तरह से विकसित तथा सुनियोजित जमीन का उपयोग का पैटर्न, जमीन का उपयोग, भूमि का उपयोग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. जल की उपलब्धता की भी आवश्यकता होती है. चाहे हर एक प्रकार के वन हो, चाहे फसल हो या मवेशियों के चारा हो, पास्चर्स हो, सबको पर्याप्त मात्रा में सरवाइव करने के लिए, अपना ग्रो करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती ही है. चूँकि वाटर जो है एक मूलभूत आवश्यकता है सभी जीवधारियों के लिए, अतः जल की उपलब्धता जरूरी है दोनों के लिए, वहाँ पर बस्ती बसाने के लिए या फिर वहाँ का भूमि को उपयोग करने के लिए, या एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए या फिर सेटलमेंट के लिए. दोनों के लिए क्या ज़रूरी है? अवेबिलिटी ऑफ वाटर. ये भी अफेक्ट करता है कि वहाँ के भूमि का किस तरह से उपयोग होगा. राइट. Next, minerals. Minerals deposits also influence the land use pattern of a place. For example, a region having mineral deposits is used for mining purposes. Huge industries can be set up in the vicinity. The areas rich in the mineral deposits are more suitable for the industrial growth. अब खनिज के जो भंडार होते हैं जिन एरियाओं में, जिन क्षेत्रों में, वहाँ की भूमि का उपयोग का जो पैटर्न है वो भी प्रभावित होता है उससे. उदाहरण के लिए जैसे कि एक क्षेत्र ले लीजिए जहाँ पर खनिज का भंडार है, तो उस क्षेत्र का उपयोग माइनिंग उद्देश्य के लिए ही होगा, या बड़ी बड़ी जो उद्योग हैं, कंपनियां हैं, वो भी उस क्षेत्र में बसाए जाएंगे अगर वो मिनरल वाला स्पेसिफिक प्रदेश हो तो. वैसे क्षेत्र जो कि मिनरल डिपॉजिट के भंडार हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर व्यावसायिक विकास के लिए ज़्यादा वो क्षेत्र उपयोग होगा. वहाँ पे कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा रहेंगे जहाँ पर वो मिनरल्स वाला इलाका होगा. राइट. तो ये भी एक कारण है कि वहाँ की भूमि का किस तरह से उपयोग करें. मिनरल्स हैं तो मिनरल रिलेटेड ही वर्क वहाँ पे होगा. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. Both are the two sides of a coin. Human resources use technology to convert the raw
natural resources into the valuable products that fulfill the requirements of the people. Human resources along with the technology are necessary for a successful land use pattern. टेक्नोलॉजी तकनीक तथा मानव संसाधन बताया जाता है कि दोनों तकनीक और मानव संसाधन दोनों एक सिक्के के दो स्वरूप हैं, दो साइड हैं, दो कह सकते हैं कि एक सिक्का के दोनों साइड, एक साइड समझ लीजिए एक तकनीक है तो ये दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एक तरफ, दोनों जो हैं। अब ऐसे समझ लीजिए आप कि ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, मानव खुद भी एक संसाधन है, अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर ले अपने आप में तो वो और ज़्यादा प्रेशियस रिसोर्सेज हो सकता है। बताया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो तकनीक का उपयोग करके ही प्राकृतिक संसाधन को कीमती वस्तुओं में बदल देता है ताकि वो लोगों की ज़रूरतों को भरपाई कर सके, फुलफिल कर सके। ह्यूमन रिसोर्सेज along with the technology are necessary for a successful land use pattern. किसी भूमि को अच्छे तरह से उपयोग करने हेतु जरूरी क्या है कि मानव संसाधन भी हो और साथ में टेक्नोलॉजी हो, तो वो आवश्यक है भूमि के अच्छे तरह से उपयोग कर पाने के लिए। और माइनिंग्स ही है, माइनिंग्स का वर्क ही ले लीजिए, मानव संसाधन उसमें वर्क करता ही है, साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ मशीन उसमें उपयोग में लाया जाता है। तो एक ये भी कारण है इसमें। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन का को संरक्षण करना, बचाना, कंजर्व करना। कैसे? देयर आर सम वेज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग भूमि संसाधन को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। नंबर 1, एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों का विकास करना, वनों का विकास करना तथा जो ग्रेजिंग वर्क है, पशुओं को चराना, ये भी व्यवस्थित ढंग से हो, नियंत्रित ढंग से हो, एक मैनेजमेंट के साथ हो। सेकंड, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स की निर्माण करना। शेल्टर बेल्ट्स वो होता है जो बड़े बड़े खेतों पे किनारों पर पेड़ लगाए जाते हैं दूर दूर पर, ताकि चलने वाली हवाओं जो है उनके द्वारा एक रुकावट का काम हो, मिट्टी अगर उड़ करके जाए भी तो वहाँ पर आकर के रोक सके। थर्ड, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, शेल्टर, ओके। थर्ड नंबर, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा पशुओं को, ज़्यादा किसी क्षेत्र को मतलब कि उस पर नियंत्रित करना ताकि वो ज़्यादा क्षेत्र पर वो मवेशी लोग चर ना सके, राइट। क्योंकि मवेशी जानवर ज़्यादा संख्या में अगर खाते हैं या चारागाह निकाला जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पर मिट्टी हो जाती है और मिट्टी हवा के द्वारा बहाई जा सकती हैं, जल के द्वारा बहाई जा सकती हैं। पेड़ पौधे, घास फूस, ये एक तरह से मिट्टी को बचाने के भी काम करते हैं, संरक्षण करने के भी काम में आते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बसेस, अब जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, जो रेत के कण हैं, उसको स्थिर रखने के लिए, रोक कर रखने के लिए क्या काम करना कि वहाँ पर थॉर्नी बसेस लगा देना। थॉर्नी मतलब कांटों वाली छोटे छोटे जो पौधे हो गए इत्यादि लगा देना, मतलब पेड़ पौधे लगा देना ताकि वे लोग स्थिर रहे। नेक्स्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कैन रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जो वेस्टलैंड है, मीन्स कह सकते हैं जो डिज़र्ट है, जो प्लेट्यूज हैं, इनको एक अच्छे व्यवस्था में मैनेजमेंट करके रखना, इनका ज़्यादा वेस्टेज ना हो, कि ये ना होना चाहिए कि ये एग्रीकल्चरल वर्क में आता है तो ये वेस्टेज है, मतलब एक मैनेजमेंट के साथ। उसको मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, एक व्यवस्थित तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से उपयोग करना उस वेस्टलैंड को भी जो कि फर्टाइल नहीं है। तथा माइनिंग एक्टिविटी, ये जो माइनिंग एक्टिविटी होता है, मिनरल्स निकालने की प्रक्रिया, ये भी तो आखिर
लैंड को डिग्रेड करके ही किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि इसको के ऊपर भी कंट्रोल बना करके रखना, एक नियंत्रण में रखना, एक सीमा में रखना। एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, और जो उद्योगों से, व्यवसायिक से जो उसके इफ्लुएंट से, मतलब केमिकल है, जो वेस्टेज है, जो वहाँ से बह करके निकलता हो, तो उसको भी कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर डिस्चार्ज हो, मतलब कि वहाँ से निकल करके रास्ते में बहते हुए नदी की तरफ जाता है, तो वो भी एक अच्छा तरीका हो, एक राइट। कैन रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे जो हैं दिस ऑल रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन, ये ज़मीन को कटने से, जो कटने का जो दर है उसको कम करने का काम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। मतलब कि जो ज़मीन बर्बाद होता है, कटता है, नुकसान होता है, तो वो अब मतलब कि ज़मीन जहाँ का 50 साल में कटेगा, तो ये क्या काम करेगा कि इसको लैंड डिग्रेडेशन जो है उसको कम करेगा, यानी और थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा उसी तरीके से, राइट। नाउ सॉइल रिसोर्सेज, of all land resources, soil is our prime sources. The plants that grow on land would not exist without the thin, loose surface layer that we call soil. It is important to us because बताया जाता है कि सभी भूमि संसाधनों में सॉइल यानी कि मिट्टी एक प्रमुख संसाधन है, क्योंकि पौधे इसी पर ग्रो करते हैं। पौधे बिना इसके सतह पर, भूमि के सतह पर जो थीन, लूज सरफेस लेयर है, जिसको कि हम लोग सॉइल कहते हैं, उसके बिना पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सॉइल, स्पेशली फॉर फूड। क्योंकि पौधे, जानवर, मानव जीवन, ये सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए मिट्टी पर ही, जो भूमि का जो मिट्टी वाला पार्ट है, मिट्टी वो क्या किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द थीन लूज सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। उसके बिना मतलब कि पौधे, जानवर और मानव लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर ही अपने विशेषता भोजन के लिए निर्भर है। सेकेंड, बिसाइड्स फूड, फाइबर्स दैट प्रोवाइड अस विथ क्लॉथिंग एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली लाइफ आर आल्सो ग्रोन ऑन सॉइल। अब कह रहे हैं कि भोजन के अलावे जो फाइबर्स हैं, रेशे हैं, जिसके फाइबर्स दैट प्रोवाइड अस विथ क्लॉथिंग, जिससे कि फाइबर्स, रेशे जिससे कि धागा बनता है, धागा से कपड़ा बनता है, तथा और बहुत सारे ऐसे रोजमर्रा दिनचर्या के प्रयोग में आने वाले वस्तुएं बनते हैं, ये सब भी सॉइल के द्वारा ही प्रोवाइड होता है, सॉइल पर ही उगता है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। भोजन भी, कपड़ा भी, या इसके अलावे और भी जो वर्क हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं, सीधे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल में क्या क्या होते हैं, या सॉइल मतलब कि बनते कैसे हैं, सॉइल बनने की जो प्रक्रिया है वो आप देखेंगे अब आप। द फर्स्ट स्टेप इन सॉइल बिल्डिंग इज वेदरिंग ऑफ रॉक टू फॉर्म द रिगोलिथ। बताया जाता है कि मिट्टी निर्माण में पहला जो स्टेप है, पहला जो कदम है, वो है चट्टानों का टूटना, और टूट करके एक अपना स्वरूप बना लेना, जिसको रिगोलिथ कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन सॉइल बिल्डिंग इज वेदरिंग ऑफ रॉक टू फॉर्म द रिगोलिथ। नेक्स्ट, एन अक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्रिस अबव द बेड रॉक। अब कहता है कि बेड रॉक के ऊपर, मतलब बेड रॉक मिट्टी के, जो हम लोग मिट्टी कौन जो बोल सकते हैं कि द थीन लूज सरफेस लेयर दैट वी कॉल सॉइल। तो कहते हैं कि उसके नीचे वाले जो मिट्टी के नीचे वाले जो चट्टान होते हैं बड़े बड़े, वो टूट करके छोटे छोटे रोड़े कंकड़ में बन करके और एक जगह जमा हो जाते हैं, राइट।
कहाँ जमा हो जाते हैं? बेड रॉक मतलब इसके ऊपर वाले पार्ट में जमा हो जाते हैं। Once living organism such as mosses and lichens and lichens become active in this layer। अब कहता है उसके बाद जब एक बार से कोई सजीव जैसे कि काई जो देखते हैं जो किसी सतह पर प्राय उगते हैं, जैसे कि पेड़ के छाल पर, जैसे कि कल वगैरह देखे होंगे, उसके बगल में जो काई लगता है जो हरा रंग का होता है। तो ऐसे अलग अलग भी स्वरूप होते हैं, मोस्टली हरा रंग का हम लोग देखते हैं। और लाइकेन उस जगह पे जब सक्रिय हो जाते हैं, रहने लगते हैं उस लेयर पे जहाँ पर कि ये रॉक डेब्रिज हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो कि बेडरॉक से बने हैं, वे वहाँ पे रहने लगते हैं। तो वे क्या काम करते हैं कि दे कंबाइन विथ द मिनरल मैटर, वे उनमें जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं, कुछ खनिज वाले पदार्थ उनमें आ जाते हैं। दे कंबाइन विद द मिनरल मैटर इन द रॉक डेब्रिज। और फिर अब क्या हो जाता है? टू फॉर्म सॉइल, फिर जाकर के मिट्टी का निर्माण होता है। सॉइल्स आर देयरफॉर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इस तरह से मिट्टी जो है वो खनिज का तथा जैविक पदार्थों का एक मिश्रण है। सॉइल का डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं कि द थीन लूज सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल एंड सॉइल इज composed of minerals and organic substances, right? Next, soil profile. The figure given below presents the soil profile or a view of the different layers of soil. Like a house with several floors, soil has different layers. इस फिगर की बात हो रही है। ये फिगर आप देख रहे हैं, बताया जाता है कि ये फिगर जो है ये सॉइल प्रोफाइल को प्रेजेंट करता है, जिसमें अलग अलग मिट्टी के लेयर बने हैं। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये लेयर बने हुए हैं। कह रहा है यहाँ पे कि जैसे कि एक घर में अलग अलग फ्लोर होते हैं, उसी तरह मिट्टी के भी अलग अलग सतह लेयर होते हैं तथा इसमें 3 प्रमुख लेयर हैं, जिसे कि टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पैरेंट रॉक के नाम से जानते हैं। इंक्लूडिंग द फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल, द लेयर्स हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन द फिगर बाय वेरियस ओरिजिन्स। अब कहता है कि इसमें पैरेंट रॉक भी हैं और पैरेंट रॉक में फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल भी है। मतलब फ्रेगमेंटेड मतलब छोटे छोटे खंडित चट्टानों के स्वरूप में खंडित जो चट्टान है वो भी उसमें है पैरेंट रॉक में। द लेयर्स हैव बीन रिप्रेजेंटेड, इस लेयर को कहा जा रहा है कि इस पिक्चर में दिखाया गया है अलग अलग ओरिजिन्स के, मतलब ऐसे लाइन खींचे, ओरिजिन, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन और ये, राइट गाइस। एक बात और इसमें है कि नट्स एंड बोल्ट्स देखते हैं हम लोग। इट टेक्स मोर देन 500 ईयर्स टू फॉर्म 2 सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप सॉइल। बताया जाता है कि टॉप सॉइल में, ये टॉप सॉइल आप देख रहे हैं, टॉप सॉइल में 2 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण होने में लगभग 500 साल का समय लग जाता है। नाउ ओरिजिन टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल की बात हो रही है। टॉप सॉइल कहाँ से कहाँ तक है? ये टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, ये सब सॉइल है और ये आप देख रहे हैं पैरेंट मटेरियल है। पैरेंट मटेरियल ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ओरिजिन टॉप सॉइल, इट कंटेन्स ह्यूमस एंड द पार्टिकल्स ऑफ रॉक, इट इज़ द अपर मोस्ट ओरिजिन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। इसमें जो ओरिजिन टॉप सॉइल की बात कर रहे हैं, बताया जाता है कि इसमें ह्यूमस होते हैं। ह्यूमस मतलब उपजाऊपन कह सकते हैं, एक प्रकार से मतलब पौधे ग्रो करते हैं अगर जिस मिट्टी में ह्यूमस होगा तो कह रहे हैं कि इसी में यहीं पे ह्यूमस होता है तथा रॉक के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कण होते हैं
और यह सॉइल प्रोफाइल का सबसे ऊपर वाला होरिजिन है। सेकेंड, होरिजिन सब सॉइल, इट लाइज बिलो द टॉप सॉइल एंड कंटेन्स स्मॉल रॉक पार्टिकल्स। ये टॉप सॉइल के ठीक नीचे हैं, इसमें छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। खनिज वैसे पाए जाते हैं जो सोलूबल होते हैं तथा आयरन के इसमें ऑक्साइड पाए जाते हैं। थर्ड, इट लाइज बिलो द सब सॉइल एंड एबव द पेरेंट रॉक। सबसे लास्ट में है, ये हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल, राइट। ये कहता है कि यह सब सॉइल के ठीक नीचे है तथा पेरेंट रॉक के ठीक ऊपर है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स दैट कम फ्रॉम द पेरेंट रॉक। कहा जाता है कि ये छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स कण से बने हैं, यहाँ पर होते हैं चट्टानों के छोटे छोटे कण जो कि पेरेंट रॉक से टूट करके यहाँ आए हैं। अब लास्ट, होरिजिन पेरेंट रॉक। दिस होरिजिन कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक। ये जो होरिजिन लास्ट वाला देख रहे हैं, इसमें पेरेंट रॉक पाए जाते हैं। इट इज़ द सॉलिड अनवेदर्ड रॉक, और यह कठोर और अनवेदर्ड रॉक है। वेदर्ड मतलब टूटा हुआ, और ये क्या पेरेंट रॉक है, मतलब इसी से टूट करके रूप चेंज करके यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से प्रक्रियाओं के द्वारा फिर ऐसा बन जाते हैं। तो ये तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये किस प्रकार का मिट्टी है, ये अनवेदर्ड रॉक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट रॉक एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। बताया जाता है कि अलग अलग प्रकार के जो पेरेंट रॉक्स हो गए, अलग अलग जगहों के जो पेरेंट्स रॉक हो के, वहाँ का उन एरियाओं का अगर अलग अलग क्लाइमेट होगा तो उन एरियाओं के बीच बनने जो मिट्टी भी होगी, बने हुए जो मिट्टी होगी, उनमें भी अंतर होगा, वे भी डिफरेंट प्रकार के होगी। मतलब ये डिपेंड करता है पेरेंट रॉक पे, राइट। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग formation of soil. The types of soil found in a region depends upon a variety of factors. Following are the main factors that affect the formation of soil. बताया जाता है कि मिट्टी के जो अलग अलग के प्रकार जो हैं, जो क्षेत्र भर में पाए जाते हैं, वे भी कई प्रकार के कारकों पर, तत्वों पर निर्भर होते हैं। उनमें से कुछ जो प्रमुख कारक हैं जो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। पेरेंट रॉक, अभी जो लास्ट में हम लोग देखे हैं, पेरेंट रॉक हैं क्या, तो पेरेंट रॉक इट इज़ सॉलिड अनवेदर्ड रॉक है। तो कहा जाता है कि पेरेंट रॉक फर्स्ट, सेकंड रिलीफ मतलब धरती का स्वरूप किस प्रकार का है, मतलब पर्वत हैं, पठार हैं, मरुस्थल हैं, मीन्स माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डिजर्ट हैं, ये सब रिलीफ में आते हैं। क्लाइमेट, टाइम, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेरेंट रॉक, अभी ऊपर हम लोगों ने पेरेंट रॉक के बारे में पढ़ा है। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है या इनर मोस्ट जो लेयर है, या ये हम लोग कह रहे हैं कि इस मिट्टी के जो अलग अलग प्रोफाइल बने हैं उसमें सबसे इनर मोस्ट है, उसको हम लोग पेरेंट रॉक बोलते हैं। बताया जाता है कि इट डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। पेरेंट रॉक इज द सोर्सेज ऑफ द फ्रेगमेंटेड मटेरियल दैट मेक अप द सॉइल। पेरेंट रॉक के चलते ही मिट्टी का जो रंग है, टेक्सचर तथा रासायनिक विशेषताएं, खनिजिक विशेषताएं इत्यादि पेरेंट रॉक पर ही डिपेंड करता है। पेरेंट रॉक इज द सोर्स ऑफ द फ्रेगमेंटेड मटेरियल दैट मेक अप द सॉइल। पेरेंट रॉक जो है वह फ्रेगमेंट, जो खंडित टुकड़े मटेरियल जो हैं जिससे कि मिट्टी बनता है, उसका स्रोत है। वहीं से फिर खंडित होकर के फिर आगे चल करके मिट्टी बनता है। एक तो ये कारण हुआ। अतः मिट्टी का जो कलर होगा, टेक्सचर होगा, मिट्टी में जो रासायनिक विशेषताएं होगी, जो मिट्टी में
कोई खनिज छुपा हुआ रहेगा, तो ये ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द पैरेंट रॉक। नेक्स्ट रिलीफ, बताएं रिलीफ में क्या आता है? प्लेन्स, प्लेट्यूज, डिजर्ट, माउंटेन्स, these all are example of relief features of the earth. Both the altitude and slopes of a relief determine the soil formation in many ways. बताया जाता है कि धरती का जो वह स्थान जो कि अल्टीट्यूड पे हो, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे हो, या स्लोप हो, ढलान वाले हो, तो ये सब जो है रिलीफ, ये क्या काम करते हैं कि मिट्टी निर्माण में कई तरह से ये भी डिटरमाइन करते हैं, भूमिका निभाते हैं। स्टीप स्लोप्स हैव थिन सॉइल whereas the gentle slopes have thick and deep layers of soil। बताया जाता है जो स्टीप सॉइल हो, एकदम तीव्र ढलान वाला जो क्षेत्र है, वहाँ की मिट्टी पतली होती है, जबकि जहाँ पर सामान्य ढलान है वहाँ की मिट्टी मोटी होती है, तथा थिक एंड डीप लेयर्स ऑफ सॉइल, वहाँ पर मिट्टी के जो डीप गहरे तथा मोटे लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्लाइमेट, Temperature and rainfall are the most significant climatic variables that affect the process of soil formation. Both help in the decay and decomposition of the parent rock। बताया जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन में तापमान हो गया किसी जगह का, बारिश हो गया किसी जगह का, ये भी क्या काम करते हैं कि मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों मिट्टी के सड़ने में तथा मिट्टी के सड़ने में, टूटने में ये क्या काम करते हैं कि मदद करते हैं। पेरेंट रॉक जो टूटता है, सड़ता है, फ्रेगमेंटेड होता है, तो उसमें एक तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो उसको हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट टाइम, इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल फॉर्मेशन इज नॉट एन इमीडिएट प्रोसेस बट इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। बताया जाता है कि इसी के चलते मिट्टी का जो प्रोफाइल है, अभी जो देखे कई लेयर वाला जो प्रोफाइल, उसके जो थिकनेस है वो टाइम पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक अच्छा खासा समय लगता है। बताया जाता है कि मिट्टी का निर्माण कोई अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सैकड़ों साल का समय लेती है। यहाँ पर हमने देखा भी था कि इट टेक्स मोर देन 500 ईयर्स टू फॉर्म 2 सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के 2 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में 500 सालों से भी अधिक समय लगता है। ओके।